एक्ट पढ़ लिया, IGST, CGST, SGST, इंट्रा ये भी पढ़ लिया आपने, है ना। आपने ये भी पढ़ लिया कि अब दोनों का सेट ऑफ हो पाएगा, IGST और CGST के सेट ऑफ भी हो पाएंगे। पुराने एक्ट हट गए, कौन कौन से सब्ज्यूम हो गए, ये भी आपने पढ़ लिया। पर इन सब की जरूरत क्यों थी इतना सब माथाफोड़ी करने की, ये पढ़ना बाकी था। तो उसके लिए आपने पढ़ा डिफिशियंसीज थी पुराने सिस्टम में, उन डिफिशियंसीज को दूर करने के लिए नया सिस्टम हम लेकर तो आए। पर क्या इतना आसान था इनको लाना? कौन लेके आएगा सर? अपना सुप्रीम पावर इंडिया में एक ही है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। ना PM, ना प्रेसिडेंट, ना किसी पार्टी का अध्यक्ष, जो भी सुप्रीम है वो एक ही है, भारत का संविधान। हम सब बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो मतलब हम किससे बाउंड है? वी ऑल आर बाउंड बाय ओनली एंड ओनली कॉन्स्टिट्यूशन। ना तो हम किसी PM से, प्रेसिडेंट से, CM से बाइंड है, ना किसी नेता से, ना किसी पॉलिटिकल लीडर से, ना किसी कंपनी से। भारत चलता है संविधान से। एक्ट बनाने का पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को होता है, वो कहाँ से आता है? ये चाहे जैसा एक्ट बना देंगे। क्या याद करो, बेसिक लेक्चर में बताया था जब टैक्स की डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे कि एक्ट बनाने का पावर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को कॉन्स्टिट्यूशन देगा, ना कि प्रधानमंत्री, ना कि सरकार, ना हम कांग्रेस, ना बीजेपी की बात करें, हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम पावर। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्यों समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये आपने बोल तो दिया GST आ गया, पर क्या ये इतना आसान था? और आपने ये भी पढ़ा कि GST लाने के लिए आपने 101st अमेंडमेंट एक्ट बनाया 2016। क्यों लाना पड़ा? वाई दैट वॉज नीडेड? ये इस डायग्राम से समझो जरा सा। देखिए भैया, अभी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल हम पहले फॉलो कर रहे थे ओल्ड, और अब न्यू की जरूरत क्यों पड़ी? लाओ पहले ओल्ड आर्टिकल फटाफट पढ़ते हैं। पहला आर्टिकल, आर्टिकल 245 पढ़ो भैया, क्या लिखा है, क्या बोलता है आर्टिकल 245 कॉन्स्टिट्यूशन का? ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वेरियस आर्टिकल जो टैक्सेशन को हिट करते हैं वो हमने यहाँ सब एक साथ लिख लिए हैं। पहला आर्टिकल बोलो, आर्टिकल 245। क्या बोलता है ये आर्टिकल 245? आर्टिकल 245 बोलता था कौन से लॉज जो पार्लियामेंट बनाएगी और स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी उनकी एक्सटेंट क्या होगी। एक्सटेंट मतलब जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना, पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो लॉ स्टेट गवर्नमेंट ने बना उनकी एक्सटेंट, हद क्या होगी, वो एक्ट कहां अप्लाई होंगे। लाओ तुम्हें बता दो। आर्टिकल 245 बोलता है कि सेंट्रल का एक्ट, पार्लियामेंट के आइदर होल और एनी पार्ट ऑफ कहाँ, होल ऑफ और पार्ट ऑफ कहाँ लगाओगे? सेंट्रल का अमेरिका में? नहीं सर, इंडिया में। सेंट्रल का कोई लॉ कहाँ लगाओगे? अमेरिका में नोटिस फेंक दिया इनकम टैक्स वालों ने, ऐसा होगा क्या? कि इंडिया में? सर इंडिया में। तो एक्सटेंड क्या थी? आर्टिकल 245 ने एक्सटेंड दे रखी थी, क्यों? ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो। हम 3 टायर स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं, बता दिया आपको। सेंट्रल और स्टेट के पावर क्लैश नहीं होने चाहिए, अलग अलग सेपरेट होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक्सटेंड भी बताई। आर्टिकल 245 बोलता था पार्लियामेंट की पावर है होल या पार्ट ऑफ द नेशन, और स्टेट की पावर है एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। अपने खुद के स्टेट की बात करें, ये था आर्टिकल 245। फिर आर्टिकल 265 बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ नो टैक्स शैल बी लेविड। क्यों? याद करो, हमने इनकम टैक्स या टैक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, कंपल्सरी पेमेंट ऑफ मनी थ्रू एन एक्ट। तो मैंने आपको उस समय समझाया था, बेसिक लेक्चर, पहला लेक्चर, एक्ट की पावर पार्लियामेंट या स्टेट को आएगी कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये मैंने बताया था गवर्नमेंट कोई भी टैक्स आपसे नहीं ले सकती जब तक कि उसका एक एक्ट बना हुआ नहीं है। याद करो, मैंने बोला था एक गुंडे और एक गवर्नमेंट में यही तो अंतर है कि गवर्नमेंट जो भी करती है उसके लिए उसके पास एक एक्ट होता है लीगल, वो एक्ट का पावर आता है पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट को पावर आता है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आर्टिकल 265 बोलता है नो टैक्स शाल बी लेविड। गवर्नमेंट चाहे जैसा टैक्स लगाना चाहे तो अपन रोक देंगे कि ना लल्ला ना। आर्टिकल 265 पढ़ो, उसमें लिखा है नो टैक्स शाल बी लेविड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक उसका कोई कानून ना हो, एक्ट ना हो, विधि ना हो, तब तक आप मुझसे कोई भी टैक्स ऐसे ही वसूल नहीं कर सकते, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 265 याद रखना। आर्टिकल 245 बोलता है कौन सी गवर्नमेंट कहां तक का एक्ट इंपोज कर सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल 246 सबसे इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल 265 ने बोला बिना एक्ट के कोई टैक्स नहीं लोगे, ओके। आर्टिकल 245 ने बोला कि पार्लियामेंट जो एक्ट बनाएगी वो पूरे भारत पे लग सकते हैं, स्टेट जो एक्ट बनाएगी वो उस स्टेट पे लग सकता है, ओके सर, ओके। जैसे वैट, इसीलिए वैट मल्टीपल एक्ट थे क्या? हाँ सर, क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने रूल बना रखे थे, यही तो मुसीबत थी। वैट जो था वैल्यू एडेड टैक्स 2005 का, उसमें यही तो प्रॉब्लम थी कि हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने वैट बना रखे थे और वो प्रोसीजर अलग अलग हो जाते थे एक स्टेट टू अलग स्टेट। प्रॉब्लम, मल्टीपल प्रॉब्लम, मल्टीपल प्रोसीजर, मल्टीपल एक्ट, प्रॉब्लम। उसके लिए अब उन्होंने क्या बोला, ध्यान सुनना। आर्टिकल 246 बोलता है अथॉरिटी इज गिवन टू यूनियन एंड स्टेट टू लेवी टैक्स। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हमने उनको अथॉरिटीज दे रखी
और वो डिवाइडेड अथॉरिटीज है जो आप पढ़ चुके हो। कहाँ पढ़ा आपने, देखो 7 शेड्यूल टू आर्टिकल 246, देख लो जरा। आर्टिकल 246 ने क्या बोला, अथॉरिटीज गिवन टू यूनियन एंड स्टेट टू लेवी टैक्स। ये किन मुद्दों पे, किन मैटर्स पे टैक्स लगाएंगे, ये बात आर्टिकल 246 ने बोल रखी थी। और आर्टिकल 246 को सपोर्ट किया शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 टू आर्टिकल 246 ने ऑलरेडी आपको 3 लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, जो आप पढ़ चुके हो डिटेल में। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट लिस्ट का पावर जो है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को, और यहाँ पर दोनों को है, यहाँ पर दोनों को है, स्टेट को भी और सेंट्रल को भी। अब ये लिस्ट और इसके पावर्स आप पढ़ चुके हो। इसी लिस्ट से आया था एंट्री नंबर 82, 83, 84। इसी लिस्ट से आया था एंट्री नंबर 54 जिससे वैट लगाया था। 82 था इनकम टैक्स का, 83 था कस्टम का, 84 था एक्साइज ड्यूटी का। एंट्री नंबर 54 थी गवर्नमेंट को वैट लगाने का पावर देती है स्टेट गवर्नमेंट को। और कुछ एक्ट कॉन्करेंट हो सकते हैं जिसमें स्टेट भी और सेंट्रल भी दोनों एक ही मुद्दों पर 2 एक्ट बना सकती है। अब ये बात तो आप पढ़ चुके हो। तो आर्टिकल 246 ने क्या करा, मैटर्स को डिवाइड किया शेड्यूल 7 से, क्योंकि आर्टिकल 246 बोलता था कि सेंट्रल और स्टेट दोनों के पावर्स डिवाइड होना जरूरी हो गया, पावर भी डिवाइड हो गया। चलो आर्टिकल 254 क्या बोलता है। सर एक और क्वेश्चन, मान लो कभी खुदा ना खास्ता सेंट्रल और स्टेट के एक्ट टकरा जाए। टकरा जाए मतलब सर क्लैशिंग हो जाए। क्लैशिंग हो जाए मतलब सर सेंट्रल का अपना एक्ट है किसी मुद्दे को लेकर और स्टेट का भी अपना एक्ट है किसी मुद्दे को लेकर, मुद्दा कॉमन है, एक्ट दो है, विच विल प्रिवेल। अगर स्टेट और सेंट्रल में क्लैशिंग हो गई तो कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा। तो आर्टिकल 254 ने बोल रखा था कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी है, सेंटर एक ही है। इतने सारे स्टेट की गवर्नमेंट हैं, सब अपने अपने एक्ट बनाएंगी, और कल को ये क्वेश्चन आ गया कि स्टेट और सेंट्रल के एक्ट में क्लैशिंग हो गई तो कौन सा एक्ट की बात आप सुनोगे, विच विल प्रिवेल, किसकी बात मानी जाएगी। बोलो हाँ है ना। आप बच्चे हो, पापा मम्मी का झगड़ा हो गया, मम्मी बोल रही मेरी तरफ आ, पापा बोल रहा है मेरे तरफ आ। अब आप समझ नहीं पा रहे हो किसको प्रिवेल करूं। छोटे बच्चे की बहुत 12 बजती है, आपकी भी बजी होगी कभी ना कभी, आपको समझ नहीं पड़ रही बात किससे करूं। या 2 भाई हैं, आप छोटे भाई हो, 2 बड़े भाई हैं, दोनों बड़े भाई आपस में लड़ लिया, आपको समझ नहीं पड़ रही किसका पक्ष लूं। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है ना घर में कि किसका पक्ष लेना। पर कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही बोल दिया था कि यूनियन और सेंट्रल में अगर डिस्प्यूट हुआ तो किसकी सुप्रीमेसी मानी जाएगी, कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। तो सेंट्रल और स्टेट में से कौन सा प्रिवेल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट प्रिवेल कर जाएगा। ये था आर्टिकल 254। तो 4 ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट है, 265 और 246। 265 बोलता है बिना एक्ट के टैक्स लेवी नहीं करोगे, 246 बोलता है पावर डिवाइडेड होंगे, 245 बोलता है 45 बोलता है सेंट्रल जो एक्ट बनाएगी वो पूरे भारत पे लगेंगे, स्टेट जो बनाएगा वो उस स्टेट पे लगेगा। और उसी से जुड़ा हुआ आर्टिकल 246 था और उसी से जुड़ा हुआ आर्टिकल 254। कभी क्लैशिंग हो गई तो फिर हम सेंट्रल के एक्ट को प्रिवेल करेंगे, उसकी बात मानेंगे। ये सब आपने पढ़ लिया। अब मुझे चाहिए था एक ऐसा एक्ट जो 1 नेशन 1 टैक्स की कंसेप्ट को अप्लाई कर सके, एक ऐसा एक्ट जो मल्टीपल एक्ट मल्टीपल प्रोसीजर को सब्ज्यूम करता है, एक ऐसा एक्ट जिसमें सेंट्रल और स्टेट की क्रेडिट आपस में क्या हो जाए, सेट ऑफ। कैसे करें सर, तो सर इसका सॉल्यूशन तो हमने पहले ही पढ़ लिया। हमको ये चाहिए था कि एक ही जगह यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट दोनों आ जाए किसी भी मैनर में, चाहे वो आईजीएसटी के लिए आ जाए, चाहे वो आईजीएसटी लिख दें और इधर सेंट्रल और स्टेट लिख दें तो भी चलेगा, क्योंकि आईजीएसटी सेंटर के पास ही, इनका आपस में बस सेट ऑफ शुरू हो जाए तो हमारी जो पुरानी प्रॉब्लम थी ना, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड सीएसटी वाली, वो सब खत्म हो जाए। मुझे चाहिए था कि हर ट्रांजेक्शन पे सेंट्रल और स्टेट का हिस्सा आ जाए। उसके लिए हमने एक नया एक्ट प्रिवेल करवाया। पर क्या एक्ट बनाना आसान था? नहीं सर, अभी हमने पढ़ा एक्ट बनाने के लिए पहले क्या चाहिए था सर, पहले परमिशन चाहिए थी किसकी। आर्टिकल 265 बोलता है बिना एक्ट के आप कोई भी टैक्स ले नहीं पाओगे। तो फिर क्या करें सर, फिर क्या करें में एक और प्रॉब्लम थी सर, यहाँ पावर्स डिवाइडेड हैं कि एक साथ है, पहले तो ये बताओ। यहाँ पावर्स डिवाइडेड हैं कि एक साथ हैं? सर पावर्स डिवाइडेड हैं। अगर ये पावर्स डिवाइडेड हैं बॉस तो प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पावर्स डिवाइड होने की वजह से मेरे पास एक भी एक्ट ऐसा नहीं था जिसमें मैं सेंट्रल और स्टेट को एक साथ ले आऊं। तो मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करूं, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया 2016 में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 आया 8 सितंबर 2016 को, 101st अमेंडमेंट लाना पड़ा। पर मेरा क्वेश्चन है वाई वी शुड ब्रिंग सम अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लो आंसर दो, लो आंसर दो, क्यों अमेंडमेंट की जरूरत थी? सर अभी तक जितने भी आर्टिकल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सेंट्रल और स्टेट को एक साथ एक जगह एक टैक्स लगाने का पावर नहीं देते थे। इनके पावर्स डिवाइडेड थे, सेपरेबल थे, ताकि इनमें डिस्प्यूट ना हो। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा एक्ट, जीएसटी जैसे एक्ट की जरूरत पड़ेगी जहां पे एक ही ट्रांजेक्शन पे, एक ही स्टेज पे दोनों गवर्नमेंट एक साथ टैक्स लगाना पसंद करेगी। उन्होंने नहीं सोचा था कि कभी सेंट्रल स्टेट एक साथ एक ही ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगाएगी, तो उन्होंने ऐसा कोई आर्टिकल बनाया ही नहीं। उन्होंने बल्कि पावर्स डिवाइड करे ताकि क्लैशिंग डिस्प्यूट्स ना हो, हमारे 3 टायर स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के। ओके,
अब अमेंडमेंट की जरूरत तो थी क्योंकि मेरे को एक जगह लाना था, सेंटर और स्टेट को दोनों को एक साथ पावर देने थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ा। किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। अब मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसकी जरूरत नहीं थी, मेरे पास दो ऑप्शन और थे, मैंने लिखा ना, देखो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ये जो अमेंडमेंट लाना था इस एक्ट के अमेंडमेंट की जगह, इसकी जगह मैं ये दो ऑप्शंस को और यूज कर सकता था अमेंडमेंट लाने के लिए। करना क्या था? दोनों के पावर एक जगह लाने थे। उसके लिए इसकी जरूरत थी? नहीं थी। मेरे पास दो अल्टरनेटिव्स थे जिनके थ्रू मैं सेंट्रल और स्टेट को ये पावर दे सकता था। पहला अल्टरनेटिव, ध्यान से देखना, लॉजिकल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला अल्टरनेटिव, ये जो आपकी लिस्ट 1 है ना, इसमें एक एंट्री है, आखिरी एंट्री, जिसका नंबर है एंट्री नंबर 97। क्या नंबर है? एंट्री नंबर 97। क्या है सर ये एंट्री? देखो, एंट्री नंबर 1 से लेके यहां पर 96 तक, 1 से लेकर एंट्री नंबर 1 के सामने एक पावर लिखा है, 2 के सामने एक पावर लिखा है, ऐसा करते करते हम आ गए 82, 83, 84 और ऐसे करते करते आ गए हम 96 तक। 1 से लेकर 96 तक की एंट्री आपको स्पेसिफिक पावर देती है किसी एक एक्ट को लगाने का, जैसे कि 82 इनकम टैक्स, 83 कस्टम, 84 एक्साइज। समझ में आ रही होगी बात? एक स्पेसिफिक पावर था 1 से लेके 96 तक। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और पावर्स डिवाइड करे उनको लगा कोई अचानक गवर्नमेंट को पावर यूज करना हुआ तो उन्होंने एक रेसिड्यू एंट्री छोड़ी, जैसे इनकम टैक्स में रेसिड्यू हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का लिस्ट 1 में एक रेसिड्यू एंट्री छोड़ी, एंट्री नंबर 97, कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस एंट्री का यूज करके बिना किसी स्पेसिफिक पावर पे कोई जनरल पावर यूज करके भी कोई लॉ बना सकती थी। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट लाया गया था 1994 में, वो था सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स का अपना कोई एक्ट नहीं था। 1 से लेकर 96 में सर्विस टैक्स की कोई एंट्री नहीं थी। सर्विस टैक्स को गवर्नमेंट ने जब इंपोज किया था तो लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि आपके पास तो पावर ही नहीं है साहब। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है ना, एंट्री नंबर 97। समझ में आ रहा है? तो सर्विस टैक्स इंपोज हुआ था एंट्री नंबर 97 से 1994 में, क्योंकि 1 से 96 तक सर्विस टैक्स को लगाने का कोई पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा बटन दबाया? आखिरी, एंट्री नंबर 97। उसका नाम ही क्या है? रेसिड्यू एंट्री, बचा कुचा पावर। अब क्वेश्चन था, सर ये सेंट्रल और स्टेट को दोनों को एक साथ लाना था, तो एंट्री नंबर 97 से ऐसा एक्ट बना देते, अमेंडमेंट करने की जरूरत ही क्या थी? बताओ क्यों नहीं बना सकते? सर एंट्री नंबर 97 लिस्ट 1 के अंतर्गत थी, जिसका पूरा पावर किसको है? यूनियन को है। और मेरे को यहाँ पावर किसको देना था? सेंट्रल के साथ स्टेट को भी। तो इस एंट्री का यूज करना पॉसिबल नहीं था, वरना ये सबसे आसान तरीका था बजाय इतनी माथाफोड़ी करने के। 2016 का एक्ट पार्लियामेंट से और राज्यसभा लोकसभा से पास करा के, स्टेट वालों से पास करा के, इतनी सारी चीजों की माथाफोड़ी करने की जगह सीधा एंट्री नंबर 97 गवर्नमेंट बटन दबा देती तो जीएसटी आ जाता। पर चूंकि यहाँ एंट्री 97 लिस्ट 1 में थी, जिसका पावर सिर्फ किसको है? सेंट्रल को, तो स्टेट को यहाँ कोई पावर नहीं मिलता, तो जीएसटी अप्लाई नहीं हो पाता। तो ऑप्शन 1 हमने रद्द किया, कैंसिल किया, नॉट पॉसिबल थ्रू ऑप्शन 1। हमको ऑप्शन 2 पे जाना पड़ा। ऑप्शन 2 क्या था? देखो, ऑप्शन 2 पे विचार किया हमने। ऑप्शन 2 था यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 3 बोलो क्या है सर? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है सर? जिसमें दोनों को पावर है। तो सर इसका यूज करके भी हम सेंट्रल और स्टेट को यहाँ पे पावर दे देते। बिल्कुल सही बात बेटा, पर एक प्रॉब्लम है इसमें। वो प्रॉब्लम समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। वो प्रॉब्लम ये है कि जब ये वाला यूज होगा ना पावर, तो एक गड़बड़ हो जाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट में जब स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्ट पास करती तो उसकी परमिशन लगती है किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। किससे परमिशन लेना पड़ती है उनको? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकती है और स्टेट कुछ नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, कॉन्करेंट लिस्ट में एक ही मुद्दे पे सेंट्रल और स्टेट दोनों एक्ट बना सकते हैं, हमने सीखा था। अब जब स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्ट बनाएगी ना, पार्लियामेंट उसको रिजेक्ट कर सकती है। तो बताओ स्टेट हाँ करेंगे क्या? उनको रिस्क लगेगी कि आज ये एक्ट पास करवा लेंगे और कल को इन्होंने हमारा एक्ट वापस मना कर दिया तो। और दूसरा, आपने ये पढ़ा था, जब भी एक्ट में क्लैशिंग होगी, सुप्रीमेसी किसकी होगी? सुप्रीमेसी किसकी होगी? सुप्रीमेसी सेंट्रल के एक्ट की होगी। तो कॉन्करेंट लिस्ट को यूज करने का तरीका भी हमको छोड़ना पड़ा। तो नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली ने बहुत माथापच्ची कर ली। आखिरी में उनको समझ में आया कि नहीं बॉस, इन दो से तो नहीं हो पाएगा। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, याद रखना, जिनकी डेथ हो गई है। फाइनली उनको लगा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। तो वो लाए थे 121वां बिल और कन्वर्ट हुआ था वो 101वां अमेंडमेंट में 8 सितंबर 2016। एंड व्हाई इट वाज नीडेड? पहला, मुझे ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 का मौका नहीं मिल रहा यूज करने का, ये पॉसिबल नहीं थे। दूसरा, मुझे सेंटर और स्टेट को एक ही जगह पे खड़ा करना था, दोनों को सिमिलर पावर देके ऐसा बाहुबली बनाना था। इसलिए नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करना पड़ा, वो था आर्टिकल 246 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसने पावर दिया कि अब आप जीएसटी एक्ट और एसजीएसटी और सीजीएसटी एक्ट या आईजीएसटी एक्ट को इंपोज कर पाओगे।
दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 246 है और आर्टिकल 269 है। ध्यान रखना कहानी का बेस ये चल रहा है कि जीएसटी के लिए अमेंडमेंट क्यों लाना पड़ा। ध्यान रखना कहानी का बेस ये चल रहा है कि दोनों को एक साथ पावर नहीं थे पुराने आर्टिकल्स में, तो नए आर्टिकल्स की जरूरत थी। ध्यान रखना कास्केडिंग इफेक्ट हटाने के लिए दोनों को एक साथ पावर देने थे, जितने डिफिशियंसीज थी उनको हटाने के लिए दोनों को एक साथ पावर देने थे, उसके लिए नए आर्टिकल्स लाने पड़े। तो ध्यान रखना सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी एक जगह लाना था। अभी स्टेट के एक्ट अलग अलग थे, अब उन सबको इकट्ठा करके किसी एक जगह पे एक ही एक्ट में कवर करना था, इसीलिए हमको लाना पड़ा आर्टिकल 246 से और दूसरा आर्टिकल 269 है। चेक करते हैं इन दो आर्टिकल्स को, ध्यान से देखिएगा। तो बेटा इन दो आर्टिकल्स को अब हम नए दो आर्टिकल्स जो है 246 से और 269 है इनको स्टडी करते हैं और देखते हैं किस तरह से अमेंडमेंट कर कर जीएसटी को अप्लाई किया गया। सबसे पहला अमेंडमेंट 246 ए आर्टिकल, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसमें किया गया, और क्लॉज 1 और क्लॉज 2 दो अलग अलग हिस्से किए उसके। पहला क्लॉज आपको इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात करता है, दूसरा क्लॉज इंटर स्टेट सप्लाई का पावर देता है। इंट्रा स्टेट के लिए सबसे पहले आपको ध्यान हो तो आपको दो आर्टिकल को बाहर करना पड़ेगा। एक आपका आर्टिकल 246 क्योंकि ये बोलता था कि सुप्रीमेसी किसकी रही, ये बोलता था कि दो अलग अलग मैटर्स पे सेंट्रल और स्टेट अपने अपने एक्ट बना सकती है, और आर्टिकल 254 में सुप्रीमेसी किसकी रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो नया आर्टिकल ने देखो सबसे पहले तो इन दो आर्टिकल्स को बाहर किया। चेक करो क्या बोला, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 254, मतलब ये दो आर्टिकल इम्पोज नहीं होंगे जब आर्टिकल 246A लगेगा, ये कहने का सेंस है, ध्यान रखिएगा। तो इन आर्टिकल 246 और 254 को बाहर करना जरूरी था क्योंकि 246 मैटर्स की बात करता है और 254 सुप्रीमेसी की बात करता है। अब यहाँ तो मेरे को सेंट्रल और स्टेट एक लेवल पे एक साथ चाहिए थे, तो 246A ने बोला कि ऊपर कुछ भी बोला गया, और 246A ने बोला कि ऊपर कुछ भी बोला गया और 246 में और 254 में प्रीवेल तो यही करेगा आर्टिकल 246A जो कि नया था। क्या बोलता है, बट सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, मतलब क्लॉज 2 को सुपरसीड नहीं कर पाएगा क्लॉज ए, मतलब क्लॉज 1 विल बी सब्जेक्ट टू क्लॉज 2। तो क्लॉज 2 में जो पावर है वो किसका, इंटर स्टेट सप्लाई का, वो किसके पास होगा, सेंट्रल के पास होगा, वो स्टेट के पास नहीं होगा। इसको अलग कर दिया, तो क्या लिखा, सब्जेक्ट टू, क्या वर्ड यूज किया, सब्जेक्ट टू क्लॉज 2। ये 246 से क्लॉज 1 सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 है, मतलब 246A1 क्लॉज 2 को सुपरसीड नहीं कर पाएगा। क्या बोला गया, पार्लियामेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, हर एक जगह की स्टेट्स की गवर्नमेंट्स हैज पावर टू मेक लॉज फॉर लेविंग जीएसटी एंड इम्पोज बाय सच यूनियन और स्टेट। जो भी ये लॉज बनाए थे, ये किसका बनाएंगे बेटा, सीजीएसटी और एसजीएसटी का, जिसके लिए हमने टाइटल पहले डाल दिया था, वो था इंट्रा स्टेट सप्लाई। और क्लॉज 2 ने इंटर स्टेट कैसे बोला, देखो ध्यान से देखना तो आपको समझ पड़ेगी। क्या बोला, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर, यहां क्या लिखा था, पार्लियामेंट एंड स्टेट हैज पावर। अब मुझे आईजीएसटी सिर्फ किस पे लगवाना था, इंटर स्टेट पे, पावर किसको देनी थी, पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यहाँ क्या लिखा, सब्जेक्ट टू क्लॉज 2। तो क्लॉज 2 में पावर सिर्फ किसको है, पार्लियामेंट को, इसलिए बोलना पड़ा ना कि क्लॉज 1 क्लॉज 2 को सुपरसीड नहीं कर सकता, सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, क्लॉज 1 पढ़ना पड़ेगा आपको। तो क्लॉज 2 ने बोला इंटर स्टेट सप्लाई का पावर पार्लियामेंट का होगा, इसका मतलब चाहे गुड्स हो की सर्विस हो की, बोथ इंटर स्टेट ट्रेड में गवर्नमेंट ही इंपोज करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स इंपोज करेगी। ये हो गया आपका 246 क्लॉज 246A। लो फटाफट ये देख लेते हैं। अपने यहाँ 3 टायर स्ट्रक्चर, ये एक एमसीक्यू में आ सकता है आने को। तो फेडरल स्ट्रक्चर है अपना, जिसमें यूनियन, स्टेट और लोकल को पावर दी जाती है, और ये तीनों में हमने क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं पावर्स। बोलो किसके हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट करता है, एक प्रियम्बल है, 25 पार्ट्स हैं जिसमें 448 आर्टिकल और 12 शेड्यूल्स हैं। ये आपका एक एमसीक्यू हो सकता है। और पावर टू लेवी टैक्सेस आपको दे रखा है किसने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम पावर का वर्ड अगर आ जाए तो भी ध्यान रखना, सुप्रीम पावर हमेशा किसको माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को ही माना जाएगा। और कोई भी एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गया उसको हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द एक्ट विल बी वॉइड। चलो बेटा, अब पुराने आर्टिकल, सबसे पहला 265 की कोई भी टैक्स तब तक लेवी नहीं हो सकता जब तक कि उसका लॉ ना हो, जब तक कि अथॉरिटी ऑफ लॉ ना हो। अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, एक्ट बनाने का पावर ना हो, मतलब उसका कोई एक्ट ना हो, जब तक आप कोई भी टैक्स इंपोज नहीं कर सकते। आर्टिकल 245 जो है पार्ट 9, वो रिश्तों की बात करता है बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। और हमने देखा था आर्टिकल 245 ने क्या रिश्ते तय किए कि पार्लियामेंट के एक्ट पूरे भारत पे लग सकते हैं, स्टेट के एक्ट सिर्फ स्टेट के हिस्सों पे, होल या एनी पार्ट ऑफ द स्टेट पे ही लगेंगे। ध्यान रखिएगा।
और कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट इनवैलिड नहीं होगा इस बात पर कि ये तो हमारे स्टेट पे भी लग गया, मतलब उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन भी हो तो भी चलेगा। ये था आर्टिकल 245 जो कि हमने यहाँ देखा था कि आर्टिकल 245 किसका पावर देता है। तो आर्टिकल 245 जो था एक्सटेंड शो करता है लॉस की। नेक्स्ट आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो एक्सटेंट शो करता है, एक्सटेंट ऑफ लॉस। ठीक, आर्टिकल 265 लेविएबिलिटी की बात करता है कि कब लेवी होगा, किस बात पर लेवी होगा। थर्ड, आर्टिकल 246 ने एक पावर और दिया, रेस्पेक्टिव अथॉरिटी टू यूनियन एंड सेंट्रल, दोनों को अपनी अपनी अथॉरिटीज दी गई। रेस्पेक्टिव अथॉरिटी टू यूनियन एंड स्टेट, दोनों को अपनी अपनी अथॉरिटी दी गई आर्टिकल 246 में। 7 शेड्यूल आर्टिकल 246 का ये प्रोवाइड करता है कि मैटर्स कौन से होंगे जिनकी इनकी अलग अलग अथॉरिटी होगी यूनियन और सेंट्रल की। तो हमने पढ़ी यहां से 3 लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट की और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों को पावर दिया गया। और मेरा आपसे क्वेश्चन था ना कि जीएसटी लाने के लिए इस लिस्ट का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां सेंट्रल सुप्रीमेसी पे आ जाता है। तो आर्टिकल 246 रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज की बात करता है कि किसके पास कौन सी अथॉरिटीज होंगी, और आर्टिकल 245 एक्सटेंट बताता है। तो देखो यहाँ पर हमने ये लिखा था आर्टिकल 246 में अथॉरिटी है कि कौन से मैटर पे कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लेवी कर सकती है। ये अथॉरिटीज को उन्होंने डिस्क्राइब किया 7 शेड्यूल टू आर्टिकल 246। चलिए साहब, इसके बाद हमने देखा एंट्रीज 82, 91 ये एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रखिएगा ये सब एमसीक्यू के पार्ट है। लिस्ट 1 की एंट्री 82 से लेकर 91 तक टैक्सेस का पावर देती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। लिस्ट 2 की एंट्री 45 से लेके 63, मतलब ये पावर किसको चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग तरह के टैक्स लगाने के, ध्यान रखिएगा। और ये एग्जाम्पल्स हैं, अपन ने देख लिया। 82 से इनकम टैक्स लगा था, 83 से कस्टम ड्यूटी लगी थी। बोलो इनकम टैक्स में भी पढ़ा ना ये एमसीक्यू, तो इनकम टैक्स एक्ट में आ जाएगा आपको डायरेक्ट टैक्स वाले पार्ट पे। अब इसको आर्टिकल 246A में कन्फर किया गया पावर, और उसके लिए लाना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। पहले क्वेश्चन वापस ये वही समझा रहे हैं कि इसकी जरूरत क्यों थी, जो मैं आपको समझा चुका हूँ, व्हाई दिस अरोज। और तो और मैंने आपको समझाया कि एंट्री नंबर 97 या यूनियन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट 3 को भी हम यूज करने का ऑप्शन रख सकते थे, पर हमने इन 2 ऑप्शन को रिजेक्ट करा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था, और हमको थर्ड ऑप्शन पे जाना पड़ा, वो था अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से सब आप पढ़िएगा, मैं समझा चुका हूँ। मेन वर्ड ये ले सकते हो आप, ये वाला हमको इंटीग्रेशन करना था मेन, तो इन सब का एक जगह लाना था सेंटर और स्टेट को। तो ये जो डिफिशियंसीज पड़ी थी ना आपको, उनको दूर करना था, सिंपल मतलब ये है। और दूर करने के लिए अमेंडमेंट लाना जरूरी था। बोलो हाँ है ना। तो फाइनली ये एक्ट लाया गया, और अमेंडमेंट एक्ट में थे 20 सेक्शन। ये एमसीक्यू में आ सकता है। ये छोटा सा अमेंडमेंट एक्ट था 2016 का। और एक और आर्टिकल 279A ने प्रेसिडेंट को पावर दी कि वो क्या बना सकते हैं, जीएसटी काउंसिल। ये अभी रोकते हैं, ये पढ़ेंगे अभी हम 279A। पहले 101 अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं। 101 अमेंडमेंट एक्ट में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था आर्टिकल 246A। अभी हमने पढ़ा पहला पावर, ध्यान से देखना। इस आर्टिकल ने क्या पावर दी, पावर दी टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज। और ये पावर किसको दी, क्लॉज 1 में उन्होंने पहले ही बोल दिया कि 246 और 254 नहीं लगेंगे, और क्लॉज 1 सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 होगा। अगर इसको छोड़ दें तो लाइन ऐसी पढ़ेंगे कि द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। तो 2 बातें हटा दें, 246 254 हटाएं, और सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, क्लॉज 2 के सब्जेक्ट रहेगा, मतलब ध्यान से सुनना, यहाँ पावर दोनों को दे दी थी, सेंट्रल को और स्टेट को। पर इंटर स्टेट की पावर सिर्फ एक्सक्लूसिवली किसके पास है, एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है सर, ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट। कौन से केस में सर, इंटर स्टेट में। तो इसका उल्टा मतलब सब क्लॉज 1 किस पे लगेगा सर, इंट्रा पे लगेगा, जिसके लिए कौन से एक्ट बनेंगे सर, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और इसके लिए कौन सा अलग से एक्ट बनेगा, आईजीएसटी, जिसका पूरा पावर, एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा। बोलो हाँ या ना। एक एक्सप्लेनेशन और दिया हुआ है, इसका मैं मतलब बता देता हूँ। द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शाल, ये जो प्रोविजन है आर्टिकल में, शाल टेक इफेक्ट, यहां से पढ़ना, शाल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का क्या रोल है अभी हम समझ लेंगे। ये जो भी आर्टिकल 246A में बोला गया कि किसी गुड्स और सर्विस पे आप ऐसा टैक्स इंपोज कर सकते हो बाय द यूनियन और बाय द स्टेट, तो ये टैक्स कब से लगेगा, कैसे लगेगा, ये सब कौन बताएगा, जीएसटी काउंसिल जब से रिकमेंड करेगी उस तारीख के पहले आप कोई भी टैक्स लेवी नहीं करोगे। तो अभी जीएसटी काउंसिल के बारे में जैसे आप पढ़ लोगे
ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी। हाल फिलहाल हमने क्लॉज 1 और क्लॉज 2 पढ़ा, तो ध्यान रखना इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स का पावर पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। देख लो भैया फटाफट। दिस आर्टिकल ग्रांट्स पावर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी इंपोर्ट बाय सेंटर एंड सच स्टेट। ओके, ये हो गया आपका इंट्रा। दूसरा एक्सक्लूसिव पावर सर इंटर। हाउएवर द फॉलोइंग गुड्स, ये जो नीचे दिए गए गुड्स हैं इन पे जब तक जीएसटी काउंसिल नहीं बोल देगी तब तक हम इंपोज नहीं करेंगे। याद आ गया होगा आपको 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स याद आ गए ना। जब से वो बोलेगी जीएसटी तभी सप्लाई होगा, ये तो पहले ही पढ़ लिया। और तो और हमने ये भी पढ़ लिया, ये एक एमसीक्यू में भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना कि आर्टिकल 246 से आर नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट अंडर दिस 2 आर्टिकल्स, क्योंकि 254 सुप्रीमेसी की बात करता है। अब स्टेट बोल रहा है कि आप हमको हमारे बराबर रखो, बराबर का दर्जा दो, बराबर का हक दो। सेंट्रल बोल रही ठीक है देते हैं, तो स्टेट बोल रहा है पर अभी तो तुम हाँ कर दोगे, पर इधर तो 254 बोलता है कि तुम्हारी बात मानी जाएगी, हमारी बात नहीं मानी जाएगी, तुम्हारा एक्ट प्रिवेल होगा, हमारा एक्ट प्रिवेल नहीं होगा। तो 246A में नए आर्टिकल में साफ बोल दिया कि यह आर्टिकल अप्लाई ही नहीं होगा जीएसटी के केस में। समझ में आ गई होगी बात, क्लियर। चलिए नया 269A आर्टिकल, ये किसकी बात करता है? ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा नहीं बोल रहा है बेटा, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। तो पहला वापस से देखो 246A ने सिर्फ क्या दिया मेरे को? पावर 246 से सिर्फ पावर देता है कि इंट्रा का एक्ट कौन बनाएंगे और इंटर का एक्ट कौन बनाएंगे। 269 है उसी पावर को इनहैंस करता है, जो साफ बोलता है कि जीएसटी ऑन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड शाल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात तो सर ऊपर भी आ गई थी कि एक्ट बनाने का पावर किसको है? पार्लियामेंट को है, एक्सक्लूसिव पार्लियामेंट को है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट को है। यूनियन गवर्नमेंट मतलब सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार, जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और खास बात जो नई है वो ध्यान से देखना, जो नई चीज जोड़ी इन्होंने, नई चीजें जोड़ी। ये जो टैक्स आएगा ना, ये जो आईजीएसटी आएगा ना, ये जो आईजीएसटी है ये डिवाइड होगा, पोर्शन होगा किस किस के बीच में? यूनियन और स्टेट के बीच में। कैसे होगा? जैसा भी प्रोवाइड किया जाएगा पार्लियामेंट में, एक कानून बनाया जाएगा इसका भी, और रिकमेंडेशंस होंगी इसमें जीएसटी काउंसिल के। मेन वर्ड मेरे लिए कि जो भी टैक्स आएगा ना, इट विल बी अपोर्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। लॉ डायग्राम से देखो फटाफट। 269A नया आर्टिकल क्या बोलता है? ध्यान से देखना। जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई शैल बी अपोर्शन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? अब याद कर लो, कल जो हमने पढ़ा था ये कि डेस्टिनेशन बेस्ड या इंपोर्टिंग स्टेट को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। याद करो, डेस्टिनेशन बेस्ड हो गया ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी इंपोज करेगी तो उसका हिस्सा वापस उस स्टेट को, इंपोर्टिंग स्टेट को जाना चाहिए। तो अपोर्शनमेंट होगा आईजीएसटी का, ध्यान रखिएगा ये बात कि आईजीएसटी का पूरी तरह से अपोर्शनमेंट किया जाएगा। सेकंड बात और क्या बोल दी देखो उन्होंने, यहीं से पढ़ लो चाहो। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी इंपोर्ट होगा, जो भी इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट ऑफ आइदर गुड्स, इंपोर्ट ऑफ आइदर सर्विसेज और बोथ, इसको डिम्ड इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि जब भी गुड्स बाहर से आएंगे, इंपोर्ट होंगे या सर्विसेज बाहर से इंपोर्ट होगी, उन पे क्या लगेगा? आईजीएसटी। पावर किसके पास चला गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्यों? 269 ने साफ बोल दिया। अब बताओ, इंपोर्ट वाले पे क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाओगे तो झगड़े हो जाएंगे ना। कस्टम तो बाहर से लगता है ना, कस्टम एक्ट तो सेंट्रल का है। गुड्स बाहर से आ रहे हैं तो भारत में आ रहे हैं, किसी स्टेट में आ रहे हैं? सर इंपोर्ट तो भारत में हो रहा है, तो आईजीएसटी लगाने का पावर किसको दिया गया? सेंट्रल को दिया गया। तो इसको डीम्ड इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे, कस्टम को। लिख लेना ये जो मैंने लिखा है, देखो ये क्या लिखा है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डीम्ड इंटर स्टेट सप्लाई। डीम्ड इंटर स्टेट सप्लाई पावर किसके पास चली गई? सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई। क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा सर। इधर से और इधर से दोनों से एरो इस पे लिया है मैं, लेवी आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ट्रांजेक्शन, है ना। सब्जेक्ट टू सीवीडी, काउंटर वैलिंग ड्यूटी लगती है बेटा एक कस्टम एक्ट में। अभी अपने को कस्टम एक्ट है नहीं, इसलिए इसकी ज्यादा डिटेलिंग पे जा नहीं रहा हूं, पर सीवीडी लगती है कहां पर? काउंटर वैलिंग ड्यूटी जो लगती है वो लगती थी कस्टम एक्ट में। तो इंपोर्ट में सीवीडी आईजीएसटी के साथ लगेगा, मतलब कस्टम ड्यूटी लगेगी सबसे पहले, बेसिक कस्टम ड्यूटी, और फिर आपका आईजीएसटी भी लगेगा। शॉर्ट में समझना हो तो ऐसा समझ लो, बाहर से जो भी गुड्स आए सबसे पहले उस पर क्या लगा दो? बीसीडी, और फिर क्या लगा दो? आईजीएसटी। क्यों? क्योंकि सर डिम्ड इंटर स्टेट सप्लाई मान रहे हैं ना, तो सर आईजीएसटी की क्रेडिट मिल जाएगी। हाँ,
क्रेडिट मिल सकती है। अब अभी अपने को कस्टम एक्ट नहीं है इसलिए इसकी डिटेल पे नहीं जा रहे हैं। थर्ड, इस बात से पावर मिल गई IGST लगाने की, विच वेयर अर्लियर सब्जेक्ट टू CVD, तो CVD की जगह अब क्या आ गया, IGST आ गया। बोलो पहले अपन BCD के बाद CVD लगाते थे और स्पेशल CVD लगाते थे। अब आपने आगे पढ़ा ना, ये दो एक्ट हट गए, देखो यहाँ पे, देखो ये CVD और स्पेशल CVD कस्टम में लगता था बेसिकली, ये हट गए दोनों। इनकी जगह अब क्या लगेगा, अब एक ही बात लगेगी, वो है IGST ही इम्पोज होगा। तो ध्यान रखना, अब ये हटा देना दोनों, नीचे के लिख देना प्लस IGST। ठीक, क्लियर है। अच्छा, एक और खास बात ध्यान से सुनना, जब भी कोई अमाउंट IGST के रूप में कलेक्ट होगा, कोई भी अमाउंट जब IGST के तौर पर कलेक्ट होगा, कलेक्टेड एज IGST लिखा है ना, उसको आपने यूज करा, वो जो अमाउंट आया उसको कहाँ यूज करोगे, इट विल बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ SGST। तो अपने आपको मालूम होगा, जैसे अपने घर में तिजोरी होती है, ऐसी भारत की कोई तिजोरी होगी क्या, भारत सरकार की भी, भारत सरकार भी तो अपना फंड कहीं पर रखती होगी। उस भारत की तिजोरी को क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये क्या होता है, कंसोलिडेटेड सर इकट्ठा किया हुआ फंड, पैसा जहां इकट्ठा हो रहा है, ऑफ इंडिया पूरे भारत का। तो गवर्नमेंट का ये जो पेमेंट है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वहां चला गया तो वहां से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा स्टेट। तो इसीलिए क्या बोला गया, दिस इज टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ फंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, शाल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ, ध्यान रखना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना, वरना पूरा फंड सेंट्रल का हो जाएगा। तो ये एक MCQ है आपके लिए, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। और साथ ही साथ 269A ने और क्या बोला, आर्टिकल 269A ने बोला पार्लियामेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट को पावर दी गई रूल्स बनाने की, प्रिंसिपल्स बनाने की रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई, जिसको हम बोलेंगे POS एंड LOS, लोकेशन ऑफ सप्लाई। ये क्या होता है समझना। अभी अपन ने ये तो पढ़ लिया कि इंट्रा क्या होता है और इंटर क्या होता है। क्या होता है इंट्रा, सर विद इन द स्टेट, इंटर सर बिटवीन द स्टेट। ये डिसाइड कैसे होगा, इसके भी तो कुछ रूल्स चाहिए। सिंपल रूल तो आपको ये दिखता है, सर MP से महाराष्ट्र गया इसलिए इंटर ही होगा। हाँ बेटा, पर बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना। X MP का रजिस्टर्ड डीलर है, Y भी MP का ही रजिस्टर्ड डीलर है, पर X और Y के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ भी MP के अंदर ही, पर गुड्स जा रहे हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र का, Y की दूसरी फैक्ट्री पे। अब क्या करें, अब MP गवर्नमेंट बोल रही Y हमारा है, महाराष्ट्र बोल रही Y तो हमारा है, बोलो हाँ या ना। MP गवर्नमेंट बोल रही है हमारी घर वाली है, तो वो बोल रहा नहीं हमारी बाहर वाली है, तो गड़बड़ हो गई ना, सब लफड़े लफड़े हैं। तो LOS POS के रूल चाहिए, रूल्स हैं इसके। अब ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये लाइन क्या बोलती है वो समझा देता हूँ। LOS POS की आपको क्या देखनी पड़ेगी, दे आर इन वन स्टेट, ऐसे लिख देता हूँ। इंट्रा स्टेट सेल कब होगी और इंटर स्टेट सप्लाई कब होगी। इंट्रा और इंटर का डिफरेंस कैसे होगा, जब LOS और POS, जब LOS और POS दोनों सेम स्टेट में हैं तो वो कहलाएगी इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जब LOS और POS दोनों सेम स्टेट में नहीं हैं तो वो कहलाएगी इंटर स्टेट सप्लाई। समझ में आया। तो इन LOS POS के रूल्स कौन बनाएगा, तो पढ़ो ये लाइन, पार्लियामेंट इज empowered to formulate the principles regarding place of supply and when supply of goods or service or both occur in the interstate trade। मतलब वही लोकेशन समझाना पड़ेगी ना, क्योंकि ये सेम हो गई तो इंटर हो जाएगी, अलग हो गई तो POS। तो ये सारे पावर किसको दिए गए, तो ऐसा एक MCQ कभी आ जाए, ध्यान रखना कि POS और LOS के रूल्स कौन बनाएगा, इसके प्रिंसिपल्स कौन फ्रेम करेगा, प्रिंसिपल्स फ्रेम्ड बाय पार्लियामेंट, प्रिंसिपल्स फ्रेम्ड बाय पार्लियामेंट, प्रिंसिपल्स फ्रेम्ड बाय पार्लियामेंट, ध्यान रखिएगा। तो अपने को अभी LOS POS सिलेबस में नहीं है बेटा, तो ज़्यादा नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। और एक एग्जाम्पल ले लो, आप अहमदाबाद में बैठे हो, मैं MP में बैठा हूँ, आपकी एक होटल बन रही है, वो है तमिलनाडु में। लो, कॉन्ट्रैक्ट आपके और मेरे बीच का, और आप जहाँ मैं सर्विस दूंगा वो तमिलनाडु की लोकेशन है। अब समझ नहीं पड़ रहा है टैक्स किसको जाएगा, इंट्रा और इंटर किस किस के बीच का माने भी कि नहीं माने। और आप कॉन्ट्रैक्ट अगर यहीं करके गए थे MP के अंदर
अब भले लोकेशन तमिलनाडु है, तो ये सब LOS POS के रूल्स CA फाइनल में हम पढ़ेंगे अगर पहुंचे तो। हाँ, सब्जेक्ट 2 तो बोलना ही पड़ेगा ना, लॉ पढ़ रहे हैं बेटा, सब्जेक्ट 2 वाला पावर। तो 269 के लिए 4 मेन बातें बोल दो फटाफट, इजी है। पहला, 269 है एक्सक्लूसिव पावर देता है कि लेविड और कलेक्शन दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, और बाद में ये टैक्स अपोर्शन होगा बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इन द मैनर एज में बी प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST। तो स्टेट से सारा डिस्कशन करके ये सब करेंगे, रूल्स बनाएंगे। दूसरा, इंपोर्ट को डिम्ड सप्लाई, डिम्ड इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, ध्यान रखना, डिम्ड इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, ध्यान रखना इंपोर्ट को, और उसके ऊपर लगेगा IGST और पावर जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अब कस्टम में जब भी कुछ इंपोर्टेशन होगा तो आप BCD के अलावा IGST भी पे करोगे। ध्यान रखना, ये जो पैसा आएगा IGST का, ये कभी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं बनेगा, और पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो LOS और PS के रूल्स बना सकती है। 2-3 छोटी छोटी सी डेफिनेशन, ये 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने के बाद और 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर हम बात करें तो एक है आर्टिकल 366। आर्टिकल 366 ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और उससे ज़्यादा भी एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 279A। ध्यान से देखना बेटा, ये चार आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे, न्यू थे ना, 2 तो पढ़ लिए, 246 है और 269 है। ये आपको क्या देता है, पावर। ये किसका समझाता है, पूरा IGST के बारे में समझाता है, और इंपोर्ट को IGST माना जाएगा ये भी बताता है, और ये IGST का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा ये भी बताता है, और IGST से रिलेटेड POS और LOS के रूल्स भी गवर्नमेंट बनाएंगे ये भी बताता है। ये 4 बातें ये बता देता है। ठीक है सर, याद रखना है, शॉर्ट नोट बनाते हैं ना छोटे छोटे से। अगला आर्टिकल, आर्टिकल 366, जो कि अलग अलग डेफिनेशंस देता है, ध्यान से देखना। चूंकि GST लाना था तो आपको थोड़े से क्लॉजेस बदलने पड़ गए आर्टिकल 366 के, क्योंकि जो टर्म्स डिफाइंड है आर्टिकल 366 में वो थोड़ी सी अपने को बदलाव करनी पड़ेंगी, और इंपॉर्टेंट चेंज था आर्टिकल 366 12A, जिसने कि किसकी डेफिनेशन दी, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ने डेफिनेशन दी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। क्यों, 2 कारण थे बेटा, अभी आपने पढ़ा, इधर देखो, इधर देखो। मैं इन 2 ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर पाया कि GST लाने के लिए, नहीं सर मेरे को ये नया अमेंडमेंट लाना पड़ा। अच्छा, दूसरी बात, GST इसके पहले कभी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन था क्या, नहीं सर, पहली बार एक्ट आया है तो डिफाइन हो ही नहीं सकता था। एक्ट लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या बदलना पड़ेगी, उसकी डेफिनेशन। तो GST की डेफिनेशन कहां दी हुई है, 366 12A, ध्यान रखिएगा। एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ओके, तो मुझे क्या समझ पड़ा, देखो, जैसे एक्साइज ड्यूटी लगती थी मैन्युफैक्चरिंग पे, मुझे समझ पड़ा कि GST लगेगा किस पे, सप्लाई पे। और खास बात, इसने दोनों को कवर किया है, गुड्स को भी और सर्विसेज को भी। पर एक और खास बात, किसको कवर नहीं किया, तो लाओ बताओ। हम बोल रहे थे अल्कोहलिक लिकर पे GST नहीं लगेगा, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे GST नहीं लगेगा। ये बात GST ने बोली है कि आर्टिकल 366 12A नहीं बाहर कर दिया उसको। क्या अंतर है सर इन दोनों बातों का, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है, एक्ट अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर दिया कि GST में हम अल्कोहलिक लिकर को कवर नहीं करेंगे, तो ये GST में कवर नहीं हो पाएगा। इसको करने के लिए आपको वापस से कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा। समझ में आया, क्लियर है? तो ध्यान रखना। तो बाकी 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट GST में कवर्ड हैं, पर अभी लगाया नहीं है उन पे टैक्स, क्योंकि जब तक GST काउंसिल नहीं बोल देगी तब तक नहीं लगेगा। तो दोनों बातों में अंतर, अल्कोहलिक लिकर और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। अल्कोहलिक लिकर GST वर्ड में ही कवर नहीं होगा, नेवर। जबकि ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या बाहर है क्या यहाँ से, नहीं सर, ये कवर्ड है इस टैक्स में, बट अभी इनके ऊपर GST इंपोज होना बाकी है। आई बात समझ में? जैसे कि अल्कोहलिक लिकर भीष्म पितामह जो कभी ब्याह करेगा ही नहीं, प्रतिज्ञा ये तो उसकी, शादी करेगा ही नहीं। आप सब लोग अभी 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो एलिजिबल तो, पर जब तक पापा मम्मी डेट इशू ना कर दें तब तक रुकना पड़ेगा। यू आर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है बात? तो ध्यान रखना, अल्कोहलिक लिकर को GST एक्ट ने बाहर नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन ने ही बाहर कर दिया। तो ये सीधा आप चेंज करना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। दूसरा, सर्विसेज का उल्टा डेफिनेशन बोला, एनीथिंग अदर देन गुड्स, आर्टिकल 366 26 से। तो पहली बार, इंपॉर्टेंटली पहली बार GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स की डेफिनेशन बनाई गई। स्टेट का मतलब तो आपको मालूम ही है। अब खास बात पर ध्यान से सुनना, ये अमेंडमेंट क्यों लाने पड़े, समझो ये भी, ये जरा जरा से अमेंडमेंट क्यों लाने पड़े। सर्विस की डेफिनेशन प्रॉपर थी नहीं पहले, तो उन्होंने बोल दिया सर्विस मतलब गुड्स को छोड़ के बाकी सब सर्विस, तो ऑटोमेटिकली आपका रेंज वाइड हो गया।
डेफिनेशन वाइड हो गई ना। अब जो भी गुड्स में नहीं आएगा ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा सर, वो सर्विस में चला जाएगा। तो क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। ओके, वाइड वाइड कवरेज हो गया ये तो। ओके चलो एक और बात समझो। सर ये डेफिनेशन क्यों लानी पड़ी, स्टेट का मतलब तो हम सब समझते थे। ध्यान से सुनना, विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 246 से 269 और 279, ये 3 तो नए हैं, ये 2 पुराने हैं। इन 3 नए आर्टिकल्स के लिए स्टेट की डेफिनेशन में ध्यान से समझो। तुम स्टेट का मतलब क्या समझते हो, चलो तुम बताओ। सर हम तो स्टेट का मतलब क्या समझते हैं, राज्य। तो क्या राज्य और यूनियन टेरिटरी एक है? नहीं सर, दोनों अलग अलग होते हैं। स्टेट अलग है, यूनियन टेरिटरी अलग है। हाँ बेटा, पर तुमने अभी क्या पढ़ा था, यहाँ देखो तो, यहाँ देखो तो, यहाँ देखो तो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या पढ़ा था, यहाँ तुमने क्या पढ़ा था, दिल्ली, दिल्ली और पौंडीचेरी। बेसिकली ये क्या है सर, ये यूनियन टेरिटरीज है, बट हमने इनको कहाँ कवर कर लिया है, स्टेट में। कैसे मालूम सर, इन पे SGST लगता है, देख लो, करें चेक भैया। ये SGST इनके ऊपर भी लग रहा है। तो ओके सर, मतलब स्टेट वर्ड में इनको कवर करने के लिए वर्ड लाए। हाँ बेटा देख लो, ऐसा ही है क्या, कुछ चेक कर लेते हैं अपन, ऐसा है कि नहीं। देखो, इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, समझ में आई बात। तो आर्टिकल 366(26)(b) को भी हमको चेंज करना पड़ गया। इसके अलावा गुड्स की डेफिनेशन ऑलरेडी दी हुई थी। गुड्स की डेफिनेशन तो 366(12) में पहले से ही दी हुई है। ये 12A है, ध्यान रखना, और ये 26A है, और ये 26B है। गुड्स की डेफिनेशन बरसों पुरानी है इनकी, जिसमें इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, सीधा सीधा लिख दिया, इट इंक्लूड्स ऑल मटेरियल कमोडिटी एंड आर्टिकल। तो पहली बात 366(12) ध्यान रखना, ये गुड्स का है। दूसरी बात, वो पूछें इसका डेफिनेशन इंक्लूसिव है तो बोलना हाँ, MCQ में पूछ ले कभी तो बोलो हाँ या ना। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये था तीसरा बड़ा अमेंडमेंट, जो था आर्टिकल 366, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन डेफिनेशन को इलॉबरेट्स करता है अलग अलग वर्ड्स की। तो पहली बार 3 नई चीजें जोड़नी पड़ी, GST, स्टेट की डेफिनेशन चेंज करना पड़ गई क्योंकि उसमें यूनियन लेजिस्लेचर को शामिल किया, विद असेंबली जिनकी विधानसभा है, और सर्विसेज को भी यहाँ पर चेंज किया। सर्विसेज जो गुड्स में नहीं है, एनीथिंग अदर देन गुड्स विल बी सर्विसेज। तो पूरा कवरेज वाइड कर लिया। कल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो है आर्टिकल 279A, क्या जीएसटी काउंसिल के बारे में बोलता है और जीएसटी काउंसिल का पूरे जीएसटी में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ाने में और पढ़ने में। आप फटाफट इसके थ्योरी क्वेश्चंस रेडी कर लेना। रीडिंग लेना पड़ेगी 2-3 बार, थ्योरी पार्ट ज़्यादा है क्योंकि इसमें। ठीक है, चलो, थैंक यू।